देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार चल रही है और यह सरकार लगातार कभी किसानों का उत्पीड़न करती है तो कभी मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है, कभी बेरोजगारों का उत्पीड़न कर रही है, कभी छात्रों का उत्पीड़न कर रही है, कभी महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है। लेकिन जब अपने उत्पीड़न को रोकने के लिए ये संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये सत्ता में बैठे लोग जो कि क्रांति को यानी आंदोलन को दबाने का जो अलग अलग कानून बने हैं, उन कानूनों का प्रयोग करके उनके आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को दबाना चाहते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाना चाहते हैं। और सत्ता की मलाई का जो सपना है वह कई साल तक देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कई बार सुना है कि ये भाजपा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मोटा भाई यानी कि आज के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाजपा देश के अंदर 50 साल तक सत्ता में रहेगी। मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर 50 साल तक सत्ता में आप कैसे रहेंगे? जरा उसका जो है कोई प्रोसीजर तो बता दीजिए कि आप जब से सत्ता में आए हैं आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। आपका काला धन आया नहीं, आपने नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगा दिया, कितनी शादियां टूटी, कितने लोग हॉस्पिटल में मर गए, यहाँ तक कि किसानों को खाद और बीज नहीं मिला। किसान बेबस हो गया, किसान लाचार हो गया, किसानों की कमर टूट गई। देश का जो नौजवान था जो अपने खेतों में नहीं काम कर पाता था, कभी दिल्ली और मुंबई, कभी सूरत और गाजियाबाद, नोएडा जा करके कारखानों में काम करके अपना श्रम बेचने का काम करता था, आपने नोटबंदी ला करके कंपनियों में ताला लगा दिया। आज किसान का बेटा जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है। आपने जीएसटी लाया, जीएसटी लाके आपने क्या किया कि जो छोटी मोटी कंपनियां चल रही थी लगभग 10 लाख कंपनियों में आपने ताला लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? लॉकडाउन लाया, लॉकडाउन ला करके पूरे देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारी इकोनॉमी को आपने भ्रष्ट कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया। आपका केवल एक गलत फैसला के कारण पूरा देश बर्बाद हो गया। जब देश के अंदर कोरोना के मरीज 400 थे, 450 थे, तो आपने पूरे देश को बंद कर दिया। और जब कोरोना के मरीज करोड़ों की संख्या में पहुंच गए तो आपका लॉकडाउन खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आप लोगों का गलत डिसीजन, गलत फैसला देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। आज गांव में आप जाके देख लीजिए कि गांव का मजदूर 100 रुपए पड़ोसियों से मांग रहा है। उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो 1000 रुपए, 500 रुपए दूसरे से मांग रहा है। यह उसकी दुर्दशा हो गई। और आप कहते हैं कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। आपने ऐसा किया क्या है कि आप 50 साल तक सत्ता में रहेंगे? 1,72,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक बन गए थे, आपने उनको ला करके ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि कई शिक्षा मित्र जो है आत्महत्या कर लिए, उनका परिवार अनाथ हो गया, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी बीबियां विधवा हो गई। उसके बाद आप लोगों ने सीए और एनआरसी की बात की कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू हैं उनको भारत में लाएंगे, क्योंकि वो बांग्लादेश से प्रताड़ित हैं, वो पाकिस्तान से प्रताड़ित हैं, वो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हैं, वो भूख के शिकार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए हम भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन जनाब, भारत के अंदर रह रहे 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में आपने कभी सोचा कि जो भारत में 100 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके लिए जो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, उनका क्या होगा? आप सत्ता में आए, सिर्फ है आपने क्या किया कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं एक एक करके सारी संस्थाओं को बेचना आपने शुरू कर दिया। आपने रेल बेच दिया, आपने प्लेन बेच दिया, आप रेलवे स्टेशन बेच दिया, आप एयरपोर्ट बेच दिया, आप अस्पतालें बेच दिया, आपने लाल किला बेच दिया, आप
बीएसएनएल भी बेचने की तैयारी में है, 75 सरकारी कंपनियां बेच दिया। बताइए आपके पास बचा क्या है कि आप कह रहे हैं कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, 50 साल तक शासन करेंगे। क्या है आपके पास? आपके पास अगर बचा है तो सिर्फ एक काला कानून बचा है, और वो काला कानून है देशद्रोह, राजद्रोह। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो हमेशा से देशद्रोही रहे हैं, हमेशा से राजद्रोही रहे हैं, आज जो देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, और संविधान में लिखी हुई बातें, अपने मौलिक अधिकारों के लिए जब लोग आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में ये लिखा गया है कि अगर सत्ता निरंकुश होने लगे, नौकरशाह निरंकुश होने लगे, तो देश का नागरिक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है आंदोलन के जरिए। लेकिन आज आंदोलन करने वाला जो भी आंदोलनकारी हो, चाहे इस देश का सफाई कर्मी हो, चाहे इस देश का पुलिसकर्मी हो, चाहे इस देश का वकील हो, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का मजदूर हो, और चाहे इस देश की महिला हो, और चाहे इस देश के छात्र हो, जब भी वो आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी अपने पालतू कुत्ते घुसा देती है, अराजक तत्व घुसा देती है, और वहां जाकर के पुलिस से मारपीट करते हैं, और उसके बाद आंदोलनकारियों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लिख दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया जाता है, रासुका लगा दिया जाता है, और उनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सीए और एनआरसी में कितने लोगों के ऊपर रासुका लगी, आज किसान आंदोलन में कितने लोगों के ऊपर रासुका लगी। लखनऊ के अंदर जब शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर रासुका लगी। ये क्या हो रहा है इस देश में? रासुका है क्या? रासुका है धारा 124A। इस रासुका का प्रयोग सबसे पहले हमारे देश में अंग्रेजों ने किया था, क्रांतिकारियों के आंदोलन को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को जेल भेजने के लिए, और यह ऐसा रासुका था कि उससे गांधी भी नहीं बच पाए थे। बताइए, गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, जो कि हमेशा अहिंसा का पुजारी हुआ करते थे, कभी उन्होंने किसी के ऊपर एक तमाचा भी नहीं किसी को मारा था, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर रासुका लग गया। आज वही रासुका का प्रयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रही है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। ऐसे लोगों के आदेश पर किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को जिस तरीके से भाजपा के अराजक तत्व किसान आंदोलन में घुस करके उन्होंने चाहे तिरंगे का अपमान किया हो, चाहे लाल किला का अपमान किया हो, चाहे पुलिस वालों के साथ अभद्रता की हो, लेकिन वो सारे के सारे भाजपा के गुंडे थे। लेकिन रासुका किसके ऊपर लगा? किसान नेताओं के ऊपर रासुका लगाया गया, सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए रासुका का प्रयोग उन्होंने किया था। जो ये रासुका का कानून है, ये भारत में 1860 में आया था, और 1870 में इसको जो है आईपीसी में सम्मिलित कर लिया गया, और आज लगातार वही अंग्रेजों का कानून इस देश में सक्रिय है। और सरकारें जो हैं, सत्ता में बैठे जो लोग हैं, ये इसी रासुका का प्रयोग करके देश के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से, उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करने का काम करते हैं और अपनी सत्ता बचाने का काम करते हैं।